नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा द ट्रुथ देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा शुक्ला, जिस टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और चर्चा द ट्रुथ में इस बार मैं एक ऐसे विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूं जो विषय बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस पर चर्चा की जाए, इसके तह तक जाने की कोशिश की जाए, क्योंकि जो बहस है, जब तक इस पर एक सार्थक और सकारात्मक बहस नहीं होगी, इसको समझने की कोशिश नहीं होगी, तो हम बेहतर समाज शायद इसका निर्माण नहीं कर पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम पे एक लोकतांत्रिक देश में रहते हुए जो भी जिम्मेदारियां हमसे अपेक्षा की जाती है उसकी, वो भी कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारियों से हम पल्ला झाड़ते हुए ही दिखते हैं। इसीलिए इस विषय के बारे में थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों के लिए बताना चाहूँगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट है जिसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। 15 साल की एक मासूम जिसका रेप हुआ, उसकी 32 यानी कि 32 वीक्स की प्रेगनेंसी, वो चाहते थे कि उनकी ये जो प्रेगनेंसी है, बच्ची की, नाबालिग बच्ची की जो रेप विक्टिम भी है, उसकी जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट किया जाए। लेकिन भारत का कानून कहता है कि 25 हफ्तों के बाद प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं की जा सकती। इसी को चैलेंज दिया गया था। और अब जो हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, ये फैसला बहुत अहम है क्योंकि इस फैसले से भारत की ऐसी हज़ारों और जो लाखों रेप विक्टिम्स होती हैं उनके लिए एक नई राह खुल जाएगी। और ये फैसला है कि हाई कोर्ट के जजों ने ये माना है कि प्रेगनेंसी रखना या उसका टर्मिनेट कराना ये सिर्फ और सिर्फ उस महिला, उस किशोरी का ही पर्सनल डिसीजन होगा। इट्स हर चॉइस whether to go with the pregnancy or to terminate it। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का। कोर्ट ने रेप विक्टिम पर छोड़ा है कि वो अपने प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकती है या नहीं कर सकती है। इसी को थोड़ा सा समझने के लिए, क्योंकि भारत का कानून तो कहता है कि 25 हफ्तों तक ही जो है ये वैध रहेगा, उसके बाद अगर टर्मिनेशन होती है तो ये इलीगल कहा जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है इसको भी समझे जाने की ज़रूरत है। और उन महिलाओं को ये बहुत बड़ी मदद पहुँचा सकता है जो कहीं ना कहीं अपने साथ हुए हादसे के बाद से ऐसी मुश्किलों से जूझती हैं। लेकिन उस सिचुएशन में जो है, उस परिस्थिति में सरकारें नदारद होती है, संस्थाएं नदारद होती हैं। इसीलिए किसी न किसी की जवाबदेही तय होना बहुत ज़रूरी हो जाती है। हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़ चुकी हैं। दीप्ति गुप्ता हैं जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ भी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं चर्चा द ट्रुथ में। और महिलाओं के अधिकार हो या महिलाओं की जो समाज में स्थिति है, कैसे एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है, इसमें महिलाओं का जो योगदान है, इसे हमने समय समय पर देखा है कि जब तक उनके अधिकारों को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता तब तक किसी भी सभ्य और एक सार्थक और सकारात्मक समाज का निर्माण असंभव कहा जा सकता है। इसलिए दीप्ति मैम, मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी चर्चा द ट्रुथ में। और क्योंकि मैंने अपनी प्रस्तावना में बहुत सारी डिटेल्स यहाँ दर्शकों के सामने रखी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला आपने भी देखा। ये खबर एक ऐसी है जिसमें मुझे लगता है कि आप जैसी बहुत सारी जो विमेन अचीवर्स है उनकी नज़र जाती है। एज अ विमेन अचीवर एंड एज अ फाइटर फॉर विमेन राइट्स, हाउ डू यू टेक दिस जजमेंट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड पर्टिकुलर अबाउट दिस केस? दीप्ति मैम। Thank you, Neha. Thank you for inviting me here. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा कि ये केवल एक जजमेंट नहीं है। इट इज़ लाइक द टिप ऑफ द आइसबर्ग कि आप एक समाज में दो जेंडर हैं मसलन जी, दोनों को आप बराबर हक देते हैं या नहीं देते, दोनों को बराबर मानते हैं या नहीं मानते। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी केस जो कुछ इस बच्ची के साथ हुआ जी, वो तो बिल्कुल ही घिनौना था और बिल्कुल ही किसी बच्चे के साथ भी नहीं होना चाहिए ऐसा। और दूसरी बात ये है कि ये सब कुछ चल रहा है ना समाज में, और जब तक ये सब कुछ चल रहा है तो हमारे पास उससे एक तो अपनी बच्चियों को अगर बचाने के लिए कोई तरीका नहीं है। अब देखिए आईपीसी को भी अमेंड किया गया रिसेंटली, लेकिन हम अपने समाज में इस चीज का डर क्यों नहीं पैदा कर पा रहे कि यदि आप किसी बच्ची को इस प्रकार से शोषित करेंगे तो आपको उसकी जवाबदेही करनी होगी। जी।
ये फियर कहीं भी नहीं हम इंस्टिल कर पा रहे इन द मेल साइकी कि जो लड़की है, अब देखिए 15 साल की लड़की क्या होती है, यहाँ पे तो हम 4, 5, 6 साल की बच्चियों के साथ भी ऐसे घिनौने जो क्राइम्स है हो रहे हैं जी। तो क्या हमारा लीगल सिस्टम अब तक कोई इस प्रकार की विधि या कोई इस प्रकार का डर पैदा नहीं कर पाया कि भाई अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारे साथ ये हो सकता है या ये गलत है। हम इतनी अपनी स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं, कोड ऑफ एथिक्स की बात करते हैं, अभी अभी यूजीसी ने कोर्स शुरू करा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का। अब सब चीजों के मायने क्या रह जाते हैं जब तक इस प्रकार के हादसों के बारे में आप पढ़ते रहते हैं। नंबर 1 जी। नंबर 2, अब कोर्ट ने जो एक्नॉलेज किया कि देखिए मेडिकल टर्मिनेशन होगी मुश्किल एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ वीक्स के बाद, लेकिन अगर बच्ची है, शी इज नॉट केपेबल ऑफ गिविंग बर्थ एंड टेकिंग केयर ऑफ अ बेबी, तो आप इस पे कब तक थोप सकते हैं कि इसको तुमने पैदा करना ही करना है। ये खैर ये और बात है कि लेटर ऑन दे एग्रीड बच्ची की सेफ्टी के कारण के प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाए, एडॉप्शन शुड बी डन इन अ कॉन्फिडेंशियल मैनर, दैट्स ओके। लेकिन इसकी ओवरऑल जो अगर आप देखिए ना जनरल ट्रेंड, इट्स गुड दैट द कोर्ट्स हैव स्टार्टेड लुकिंग एट इंडिविजुअल केसेस। अच्छी बात है, गोइंग बियॉन्ड द मेन लीगल गाइडलाइंस, दैट्स गुड। लेकिन यस, कंप्लीट योरसेल्फ, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन हमें इससे भी स्ट्रॉन्गर रेडिकल मेजर्स चाहिए जहां पे अब इस बच्ची को जो भी शख्स लेकर गया था उसने कहां पे इसको रखा था, किन लोगों ने देखा था, क्या कोई भी ऐसा नहीं था जो आवाज उठा सके कि तुम क्या कर रहे हो जी। तो इसलिए ये केवल एक जजमेंट नहीं है नेहा जी, इट इज नॉट जस्ट अ जजमेंट और वन क्राइम, इट इज इंडिकेटर ऑफ अ ट्रेंड इन सोसाइटी। लेकिन खास तौर पे मैं जजों की उस ऑब्जर्वेशन पर भी, मैं कंप्लीट वो ऑब्जर्वेशन और जजमेंट देख रही थी जो जजों ने दी है इस पर्टिकुलर केस में कि इट्स अ वुमेन चॉइस। तो एट द एंड, एट द ऑल happenings and of these things, these crimes, such a petty situation of women rights, at the end it's women जिसकी चॉइस जो है वो मैटर करती है, वेदर शी वांट्स दिस प्रेगनेंसी और नॉट। आप हाई कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन को कितना बड़ा मानती हैं, जबकि भारत का कानून ऐसा नहीं कहता है। कानून का सही इंटरप्रिटेशन यानी कानून की सही समझ और उसकी कानून की सही व्याख्या की जब बात आती है तो ऐसे मसले और ऐसे जो फैसले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं मैम। यस, वेरी ट्रू, बिकॉज ये जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि हर इंसान को ये स्वतंत्रता है कि वो अपने लिए चुनाव कर सके। It's women body and it's her, it should be her decision कि वो प्रेगनेंसी रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती है। ऐसे में जो किसी भी देश का जो कानून होता है ये किस तरह से आड़े आता है, ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी भी है। इसे एज अ वुमेन एक्टिविस्ट आप कैसे समझ पा रही हैं, जो कि मैं चाहती हूँ कि अपने दर्शकों तक ज़रूर पहुँचाई जाए जी। ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब आप देखिए, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, अगर आप सोसाइटी को देखते हैं तो हमारे लड़के, हमारे मर्द जो मर्जी कपड़े पहने, कोई कुछ बोलता है जी, there is no comment, there is no comment, right? Boys going around in shorts, vests, whatever they feel like wearing, nobody says anything. But why all the time there is this running commentary on what a girl is wearing or what a woman is wearing, and this whole industry devoted to making a woman look attractive, look good, उनके कपड़ों पे इतना बड़ा, बहुत बड़ा बवंडर सा खड़ा हो जाता है ना जी। So, ये केवल इंडियन सोसाइटी में तो नहीं है, इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। देयर इज दिस कंसर्न विद द बॉडी ऑफ द वुमन। जब तक हम एक लेवल पे ये नहीं मानेंगे
that all human beings are equal and they have equal rights जी and they have equal freedom to make choices, तब तक ये सारी चीजें जो हैं ये नहीं बंद होंगी। और बिल्कुल जब तक ये बंद नहीं होंगी तब तक this looking at a woman's body as an object will बिल्कुल not end, बिल्कुल whatever the society। किसी भी जो है चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो निम्न वर्ग हो, चाहे वो जो है रिच स्टेटस रखने वाले लोग हों, उनके बीच कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति है। जब इन बेसिक्स की बात आती है तो वो ऐसे ही दिखती है। लेकिन मेरा सवाल वही है कि ये महिला का ही अधिकार होना चाहिए और कानून की व्याख्या भी ऐसी होनी चाहिए कि इट शुड बी हर चॉइस, जो कि हमने देखा कि यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में भी नहीं है। वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ये जो है ये एक पॉलिटिकल इशू है और सवालों का सिलसिला मेरे पास बना हुआ है। उनसे मैं दीप्ति जी के जरिए समझने की कोशिश करूँगी, अपने दर्शकों तक इसको समझाने की या फिर रखने की कोशिश करूँगी। लेकिन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से बहुत ही सीनियर एक्मेंडेशन है दीप्ति गुप्ता जी। दीप्ति मैम, आपसे मैं ये भी समझना चाहूँगी, जब महिलाओं के अधिकारों की बात आती है, महिलाओं के शरीर की बात आती है और सबसे बड़ी बात है कि जो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसकी बात आती है, तो महिलाओं पर जो पूरा समाज का जो दारोमदार है वो लाद दिया जाता है कि आप ही फ्लैग बेयरर है, आप ही टॉर्च बेयरर हैं, तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा और इसके लिए लॉज भी बना दिए जाते हैं। भारत में भी ये कानून मौजूद है। क्या किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह के कानून की ज़रूरत है? क्या महिलाओं का उनके शरीर पर जो है अधिकार है, इस पर एक खुलकर बहस होनी चाहिए और इस तरह के जो है क्लॉजेज जो है हटा दिए जाने चाहिए, क्योंकि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं और हमें और आगे जाना है। दीप्ति मैम। यस, राइट। बिकॉज यदि आप कहते हो कि पुरुष को राइट है कि वो कहीं भी जाकर किसी को इम्प्रेग्नेट कर दे, किसी को भी जाके प्रेग्नेंट कर दे, तो महिला को भी राइट होना चाहिए कि वो जहां भी प्रेगनेंसी चाहती है, चाहे, जहां नहीं चाहती ना चाहे। सो ये तो बेसिक इक्वालिटी ऑफ अ सोसाइटी जो है, आप उसको एक किस्म से खत्म कर रहे हैं। जब आप कहते हैं कि जो औरत है उस पे तो हर तरह की रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होगी लेकिन मर्द पे नहीं होगी। घर की जो बेटी है, नहीं संसार बहुत खराब है, तुम बाहर मत जाओ, तुम रात लेट बाहर मत जाओ। और उसके चलते क्या होता है कि जब यंग बच्चियां रेबेलियन पे आती हैं तो कई बार अपना नुकसान करा लेती हैं। जी। यही अगर हमारी सोसाइटी में इक्वल और स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सेक्सेस हो, जहां पे माँ बाप भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, ठीक है, बच्चे को समझा देते हैं। आखिरकार ऐसा तो नहीं है कि देयर आर नो क्राइम्स अगेंस्ट बॉयज और क्राइम्स अगेंस्ट मेन, बट nobody makes such a song and dance about it. Why is there? And then फिर क्या हो रहा है आजकल? आप आम देखती होंगी सोसाइटी में कि बच्चे शादी से इनकार कर रहे हैं बिकॉज लड़कियों को लगता है कि ये तो जेल है एक किस्म की, और वही फीलिंग लड़कों को आने लग गई है क्योंकि जब उसकी पत्नी के ऊपर हर तरह की रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जाती है तो वो पत्नी किससे बात करेगी? पति से करेगी ना जी। कि मुझे ये कहा जा रहा है, देखिए मुझे ये कहा जा रहा है। तो फिर बच्चे कहते हैं कि ऐसी सोसाइटी में शादी क्यों करनी, जहां पे इक्वालिटी नहीं है, जहां पे पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस आपको अपने तरीके से जीने नहीं देती। तो कानून जो मर्जी कहे, बच्चे तो अपनी चॉइसेस खुद ले रहे हैं जी। वो कर रहे हैं, दे आर इन लिव इन रिलेशनशिप्स, दे आर इन a new relationship every year or maybe every 2 years, every 3 years. I'm teaching at a university. I notice that sometimes it also gives me a feeling of gratification that earlier on the girls used to come to me and say कि ma'am देखिए we went around for so many years and now he's refusing to marry me. Now it is the other way around. The boys come and howl on my shoulder. मैम देखो इतने साल मेरे साथ रही और अब मुझे कह रही है कि तुमसे मैं शादी नहीं करूंगी। तो मुझे कई बार लगता है अच्छी बात है, बदला ले रही है ये, बिकॉज बहुत साल तक होता रहा है ये लड़कियों के साथ that somebody would go around with them, have a good time with them, and at the time of marriage the guy would run away. So now the girls are running away. So what is happening in our society these days, ये सारी चीजें जो है ना नेहा जी,
ये आइसोलेशन में नहीं होती कभी भी. It is one whole. If I am telling my daughter that you have to be back from the disco by 10 p.m. and I don't even bother to find out where my son has gone after going to the disco, then I feel it is a reflection on me as a mother. कि मैं अपनी बेटी के लिए तो अलग रूल्स बना रही हूँ, बेटे के लिए, और फिर मैं ये दुहाई दूं कि जी सोसाइटी ऐसी है, जमाना बहुत खराब है, बच्चियों पे थ्रेट है, तो ठीक है आप फिर अपने बेटे बेटी को तो कम से कम बराबर रखिए ना. जी, लेकिन जो इंडियन सोसाइटी की जो फैमिली स्ट्रक्चर है, इसमें ये सोच जो है डेवलप होते होते मुझे लगता है शुरुआत तो हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत ही निम्न स्तर पर ये जो प्रयास है परिवारों में ये किए जा रहे हैं. लेकिन मैं उस फैसले पर आपका ध्यान दोबारा से खींचना चाहूँगी जिसमें हाई कोर्ट के जजों ने ये कहा है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर ये जो नाबालिग बच्ची है अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखती है, जो बच्चा जन्म लेता है उसकी अडॉप्शन जो है उसकी सीक्रेसी हो या फिर उसको सारे वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये सारी जिम्मेदारी स्टेट की है. जिस तरीके से स्टेट को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, क्या आपको लगता है कि वाकई स्टेट इन सभी केसेस में, ये केस तो मीडिया में आ गया लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो मीडिया में नहीं आ पाते हैं, वैसे में स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कहाँ पर देख पाती हैं? ऐसे हज़ारों लाखों की तादाद में बच्चियां होती हैं या फिर किसी भी स्टेज की जो किसी भी एज ग्रुप की जो वुमेन है उसके साथ इस तरह का क्राइम होता है, लेकिन वहाँ उस सिचुएशन में जो स्टेट है वो नदारद दिखती है. ये खुद फाइट करती हुई बच्ची दिख रही है, उसके माता पिता दिख रहे हैं. वेयर इज स्टेट, दीप्ति मैम? Yes, right. Because see, iske again there are two sides to it. There is the individual. Maybe in this case, on the side of the state, I don't know the details of the case. और वो इतनी ज़्यादा आई भी नहीं है बाहर. लेकिन maybe there is a proactive individual who is a member of the state, who is actually encouraging this trend. कि देखो ये स्टेट की जिम्मेवारी है. अगर इस बच्चे के साथ हमारे वॉच पे ये हुआ है, तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको रिड्रेस किया जाए. जी. दूसरी तरफ ये है कि जो हमारी इंस्टीट्यूशंस है, आप भी जानते हैं कि आज की डेट में भी कोई लड़की या महिला पुलिस स्टेशन में जाने से कतराती है. वो कंफर्ट लेवल नहीं है पुलिस के साथ. आई एम सॉरी, शायद मेट्रोज में कुछ जगह बन गया हो, लेकिन जहां पर हम मुफस्सिल शहरों की बात करते हैं, जहां पर हम बात करते हैं रूरल एरियाज की, वहां पे अभी वो कंफर्ट लेवल नहीं है. मैम मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन मैं इसमें एक फैक्ट ऐड करना चाहती हूँ. जब आप बोलते हो रूरल एरिया, तो भारत का लगभग 60% जो समाज है वो अभी भी स्मॉल टाउन्स, गांव, ऐसी जगहों पर जो रहता है. यानी हम माने कि भारत में लगभग 60 से 70% जो आबादी है उसकी जो महिलाएं हैं वो अभी भी कानून के एक संरक्षित सुरक्षित ढांचे से वंचित है, जहां पर वो अपने आप को सहज नहीं मान पाती जब उनके साथ अपराध हो जाता है. बिल्कुल, बिकॉज ये है अभी ये एक ब्लाइंड स्पॉट है, क्योंकि पुलिस की छवि को निखारने के लिए इस गवर्नमेंट ने काफी काम करा है, उसमें कोई शक नहीं है. पुलिस की छवि को, पुलिस के अंदर ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए, अगर मैं अपने शहर की बात करूं, चंडीगढ़ में जो पुलिस की छवि थी आज से 5 साल पहले और आज है, उसमें बहुत बड़ा चेंज है, नो डाउट. लेकिन वो चेंज परकोलेट इन एरियाज में कहां तक हुआ है? गांव में, छोटे शहरों में, क्या वहां के जो पुलिसकर्मी हैं या जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या उनमें ये सेंसिटिविटी आ गई है कि अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो उसको कैसे ट्रीट करना है? या वो वही पुराने प्रोसेसेस से चल रहे हैं, वही मेडिकल रिपोर्ट, वही मेडिकल एग्जामिनेशन, वही रफ बिहेवियर, यू नो, और वही एम्बैरेसिंग से सवाल जो उनको पूछने की आदत है. तो इसलिए स्टेट मशीनरी का आना इस केस में और उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना इज अ वेरी बिग स्टेप, नो डाउट. I would say hats off to the court for doing it. But how it will be implemented, how it will become a ground reality, that remains to be seen. There I would like to wait for the actual responsibility to be witnessed. बिल्कुल. And we are more hopeful with the state
कि वो इस तरह की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर करते हुए भी दिखे, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लेम कर रही है बल्कि दिखे भी। कुछ और सवाल हैं जो कि महिलाओं को जो समाज का ज़्यादा जो जिम्मेदारी डालने की कोशिश की जाती है कि समाज की जितनी भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उचित व्यवहार की या फिर अनुचित व्यवहार की, ये अधिकतर महिलाओं को ही निर्वहन करने के लिए फोर्स किया जाता है, उनको चॉइस नहीं दी जाती, उनको फोर्स किया जाता है। इसीलिए शहीद अंशुमन सिंह, उनकी पत्नी को जिस तरह से ट्रोल किया गया, इस मसले पर भी दीप्ति जी से समझेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं दीप्ति गुप्ता जी, जो कि जानी मानी वुमेन एक्टिविस्ट तो हैं ही और इंटरनेशनल स्टूडेंट अफेयर्स कह लें, इंग्लिश प्रोफेसर कह लें, बहुत सारी भूमिकाएँ हैं मैम आपकी। लेकिन वुमेन एक्टिविस्ट का ही एक ये जो बड़ा मुद्दा है, मैं आपसे समझना चाहूँगी। पिछले दिनों हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा कि जब कैप्टन अंशुमन सिंह शहीद हो गए थे और उनको जो अवार्ड मिला गया, सम्मान मिला, और उसके बाद जो उनकी राशि मिली, उसे लेकर माता पिता के जिस तरीके से स्टेटमेंट आ रहे थे, उसके बाद जिस तरह से ट्रोलर्स स्मृति सिंह जो कि उनकी पत्नी है दिवंगत शहीद अंशुमन सिंह की, उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रोल किया गया, ये कहते हुए कि बहुएं भाग जाती हैं। क्या अभी भी भारत का जो समाज है, खास करके वो एक पढ़ा लिखा परिवार जहां पर शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह देश के लिए शहादत को प्राप्त हो जाते हैं और उसके बाद उनको मिली हुई राशि, उनको मिला हुआ सम्मान, मेडल, इन सब के लिए जिस तरीके से समाज के कथित ठेकेदारों ने स्मृति जी को बुरा आलोचना की, उनकी ट्रोलिंग की, बुरी तरह से मेंटल हैरेस करने की कोशिश की, हाउ डू यू सी दिस एपिसोड? Very, very unfortunate. Here is a woman who has lost her life partner and she is looking forward to a life alone. अब ये उसकी चॉइस है कि वो जिंदगी भर अकेली रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती, that's a different matter. लेकिन आप इसके अंदर ये देखिए कि हमारे मन में आज भी एक पढ़े लिखे परिवार में एक बहू की जो इमेज है वो यही है कि वो सर्वाइल है, फैमिली के जो ऑर्डर्स हैं या फैमिली की जो कमांडमेंट्स हैं। एक बहुत पावरफुल किताब आई थी written by a gentleman called Thomas Campbell, which is called The Power of Myth. तो आप समझती हैं ना, जिन कहानियों के साथ हम सब बड़े हुए हैं, जैसे कहते हैं कि अहिल्या की कहानी है या सत्यवान की कहानी है, तो ये जो कहानियां हैं, सावित्री की कहानी है, एक समाज में जो कहानियां हैं वो कहानियां हम सब के माइंड में हैं। चाहे समाज कितनी तरक्की कर जाए, कितनी एजुकेशन हो जाए, वो कहानियां हमारे बिहेवियर को गवर्न करती हैं। अब यहाँ एक माँ बाप ने अपना बेटा खोया है, एक भरा पूरा परिवार जो देखना चाहते थे, उनका दिल टूटा, ग्रीफ में है। हमें उस कहानी के सारे पहलू नहीं पता, लेकिन हम अपनी मिथ से, अपने समाज की कहानियों से एक अच्छी बहू की पिक्चर बना लेते हैं और फिर हम उसको थोपते हैं स्मृति सिंह पे। अब हमें नहीं पता कि उस परिवार में क्या हालात हैं। हो सकता है वो पहले भी उनके साथ नहीं रहती थी। कई बार एडल्ट्स जो होते हैं वो चॉइस कर लेते हैं। आजकल जैसे आप देखते हैं बहुत घरों में फर्स्ट फ्लोर पे बेटा बहू रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे पेरेंट्स रहते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। अब वो बड़ी सारी जॉइंट फैमिली वाली कहानी तो एक प्रकार से इट इज ऑन इट्स वे आउट, राइट। हमें जब उनके हालात नहीं पता, हमें उनकी रिलेशनशिप्स की डेप्थ नहीं पता। दिस इज अ यंग लेडी हु हैज जस्ट बीन मैरिड। पता नहीं उनका क्या डायनेमिक्स हैं, क्या पावर डायनेमिक्स हैं, क्या इक्वेशंस हैं, और एज अ सोसाइटी हम उसको ट्रोल करने निकल पड़े। जी, क्या आप उसके साथ थे जब उसको बहुत बड़ा झटका लगा, शॉक लगा? शायद वो उस टाइम ये सोच रही होगी कि मैंने जिंदा रह के क्या करना है। ऊपर से आप उस पे ये थोपे जा रहे हैं। और उसके पति ने देश के लिए जान दी, तो भी आपको नहीं याद रहता उस वक्त पे। तो इसलिए जजमेंटल होना तो नेहा जी बहुत आसान है, एंड इट हैज ऑलवेज हैपेंड विद वुमेन।
मैम ये इस पर्टिकुलर केस में क्या ऐसा नहीं है कि माँ बाप का जो ग्रीफ है अपनी संतान को खोने का, उसको समाज ने बहुत बड़ा दुख समझ लिया है, लेकिन वहीं एक जो महिला है जिसने बहुत ही युवा अवस्था में, उसकी शादी को कुछ चंद समय हुआ है और उसने भी अपना पति खो दिया है, उसके दुख को समाज ने जो है कमतर आंक लिया क्योंकि वो एक महिला है और उसकी जिम्मेदारी समाज ने तय कर दी कि उसको अपने माता पिता जो सास ससुर है उनके साथ ही रहना चाहिए क्योंकि वो भी उस राशि का जो है पूरा जो है लाभ उठा सके। जबकि आर्मी को आना पड़ा और ये क्लैरिफाई करना पड़ा, स्पष्ट करना पड़ा कि उनके माता पिता को भी एक पर्टिकुलर राशि दी गई है। तो आखिर हम उन जगहों पर जहां पर वो कथित रूप से एलीट वर्ग ट्वीट करता है, एक्सपोस्ट करता है, क्या अभी भी बहुत बड़ा जो एक हिस्सा है जो महिला को ही इस तरह के रोल में, भूमिका में जो है देखना चाहता है, उससे आगे पीछे उसको बिल्कुल ही गवारा नहीं गुजरता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक इसे राजनीतिक मुद्दा भी बनाए जाने की कोशिश की जाती है। दीप्ति। बिल्कुल, और वही चीज है कि उस आग में हर कोई अपनी रोटियां सेक रहा है। ये नहीं देख रहा कि उस आग में एक यंग लड़की जल रही है, माँ बाप चल रहे हैं, और आर्मी के साइकी पे इस चीज का क्या असर होगा। कि देखिए, अब पिछले दिनों जुलाई में डोडा डिस्ट्रिक्ट में 8 या 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई जी। तो आर्मी के दिमाग में भी तो ये आता होगा ना कि बताइए, ऐसी जगह पे जाकर हम रोज जवानों को खो रहे हैं, ऑफिसर्स को खो रहे हैं जी। इसके पीछे है क्या, ये क्या चल रहा है। और ऊपर से समाज ये सारा शुरू कर देता है, ट्रोलिंग, ये सारी बातचीत। और कितनी शर्मनाक बात है कि आर्मी को क्लैरिफाई करना पड़ा। मुझे तो लगता है कि सिविलियंस के लिए तो ये डूब मरने वाली बात है कि जो फौजी आपके लिए अपनी जान दे रहे हैं, जो आर्मी रात दिन आपके देश को बचाने में लगी हुई है, आप उसको ऐसी एम्बैरेसिंग पोजीशन में डाल रहे हैं कि उनको ऐसी स्टेटमेंट देनी पड़े। I mean, it is absolutely disgusting, shocking, and beyond the bounds of human decency. Which is why sometimes I feel कि social media जो है, उसको किसी ना किसी स्टेज पे there should be a check and balance. कि आप उस पे क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते। कई चीजें तो बिल्कुल टैबू होनी चाहिए कि आप आर्मी को नहीं क्वेश्चन करेंगे। और एक इंसान शहीद हुआ है यहाँ पर, और आपको इस चीज की ज्यादा चिंता है। मतलब it is as trivial as saying कि जी वो बहू अपना सिर पल्ले से क्यों नहीं ढक रही। वो भाई बड़े मुद्दे को देखो यहाँ पर। बिल्कुल। तो जीवन भर उसके आगे एक अकेला पथ है जिसपे उसको चलना है। बिल्कुल, आपने बहुत ही एक अच्छी बात यहाँ पर रखी है दर्शकों के सामने दीप्ति मैम, कि आर्मी को अगर क्लैरिफाई करने आना पड़ा, इसका मतलब एज ए सोसाइटी हम भारतीय बहुत ही निम्न स्तर की बातें कर रहे हैं कि हमारी भारतीय सेना के जो जवान हैं वो शहादत को प्राप्त करते, उसके बाद उनके पीछे जो है उनकी शहीद विधवाओं को इस तरह के ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है जस्ट बिकॉज शी ऑप्टेड कि उनको अपने सास और ससुर के साथ नहीं रहना है। अब बहुत ही दुखद बात है। लेकिन एक बात और मैं समझना चाहूँगी आपसे, ऐसे में वो महिला संस्थाएं जो महिलाओं के कथित अधिकारों के लिए बनाई गई हैं, उन संस्थाओं का रोल आप कहाँ देख पा रही हैं? क्या ये संस्थाएं सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर अपने पॉलिटिकल आकाओं के गाइडलाइंस पर ही चलती हुई नज़र आती हैं? ऐसे मामलों पर क्या इन संस्थानों को आकर अगर 2 शब्द भी कह दें तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है, या कितनी बड़ी जो है कह सकते हैं कि सपोर्ट मिल सकता है, साथ मिल सकता है ऐसी महिलाओं को? यही प्रॉब्लम है नेहा जी, कि ये जो संस्थाएं हैं ना, ये आती हैं एक ग्रे एरिया में। गांधी जी ने बहुत पहले एक बहुत बढ़िया बात बोली थी, बी द चेंज यू वांट टू सी। अब आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया एज अ वुमेन एक्टिविस्ट। आई एम नॉट एन एक्टिविस्ट इन द सेंस कि मैं किसी संस्था से नहीं हूँ, मैं कभी नारे नहीं लगाती, कभी कोई धरने नहीं देती, लेकिन मैं खुद को एक्टिविस्ट ऐसे मानती हूँ कि मेरे कांटेक्ट में जो औरतें या लड़कियां आती हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि उनको किसी तरह सशक्त किया जाए। They should be empowered, right? So that they can stand up to life as human beings. जीना बहुत मुश्किल है, तो उसको और मुश्किल ना बनाएं। उसको अगर हम सहजता से जी लें जी, तो ये संस्थाएं सारी जो हैं, ये एक आती हैं ग्रे एरिया में। यहाँ पे फिर वही हो जाता है कि इंडिविजुअल की क्या
कमिटमेंट है। बहुत संस्थाएं हम देखते हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, क्यों? क्योंकि द पर्सन बिहाइंड द सीन्स, द पर्सन रनिंग द शो हैज अ कॉन्शियस, और उस शख्स को लगता है कि मेरी संस्था ने अगर सरकार से इतना पैसा लिया है तो मेरी ड्यूटी है कि आई शुड गिव बैक टू सोसाइटी। लेकिन ऐसी ऐसी संस्थाएं भी हैं जो सिर्फ एक किटी पार्टी बन के रह गई हैं, काम कुछ नहीं करती, रादर दे आर एडिंग टू द ट्रोलिंग, दे आर एडिंग टू दीज वॉइसेस जो औरतों को अंडरमाइन करती है। तो अब यहाँ डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। अगर हम बोलें कि इन संस्थाओं का क्या फायदा है, वो भी गलत होगा। अगर हम बोले कि बहुत फायदा है, वो भी कहीं ठीक नहीं होगा। So we just have to wait and watch. As a whole responsible institution और organization, क्या ये उनके दायरे में नहीं आता है कि इस तरह से ट्रोलिंग पर भी कोई जो है, जो कि उस सभ्य समाज के लिए अनुचित है, अनुचित व्यवहार है, अस्वीकार्य व्यवहार है, उस पर भी आपत्ति तक दर्ज कराई जा सके? आई एम नॉट आस्किंग कि आप कोई लीगल एक्शन ले, बट आप ऑब्जेक्शन स्टेटमेंट तो दे ही सकते हैं। और इसीलिए इस सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है कि इन संस्थाओं से एक एज अ होल इंस्टीट्यूशन बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, और वो अपेक्षाएं यही भी हैं कि चाहे वो किसी भी समाज से जुड़ी हुई महिला क्यों ना हो, अगर उसे इस तरह के मानसिक यातनाओं या फिर शारीरिक यातनाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो जो भी उसके सीमित अधिकार हैं उस पर उसका रिएक्ट करना बहुत ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि ये संस्थाएं हर नागरिक के टैक्स से चलाई जाती हैं। ये किसी की भी जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए जवाबदेही हर एक नागरिक के प्रति इनकी बनती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस जॉब। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जो महिलाएं हैं उनको एक समय समय पर अपने उत्तराधिकार, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी जिम्मेदारी, उनका बार बार आदर्श स्थापित करना पड़ता है, और ये आदर्श स्थापित करने के लिए समाज उनको मजबूर करता है। हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से शुरुआत की थी, और अब शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी के साथ जो हुआ उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत का जो समाज है इस वक्त किस स्थिति पर खड़ा दिख रहा है, वो अपनी महिलाओं को किस नज़रिए से देखता है, वो भारत के पारिवारिक ढांचे को किस नज़रिए से देखता है, और इन सभी चीज़ों को समझना इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये उम्मीद करते हैं कि भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है वो दिशा सही और सकारात्मक हो। हमारे साथ दीप्ति गुप्ता जी लगातार जुड़ी हुई हैं। दीप्ति मैम, मैंने इस संस्थाओं से इसलिए अपेक्षा रखी है क्योंकि ये इनका जो पूरा का पूरा खर्च है वो एक आम भारतीय नागरिक के टैक्स से चलाया जाता है, इसीलिए इनकी जो जवाबदेही है, हर एक नागरिक की जवाबदेही या फिर अपेक्षा जरूर बनी रहती है इन संस्थाओं से। दीप्ति मैम, ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है नेहा जी, क्योंकि जब हम इतनी मेहनत से कमाई करते हैं और टैक्सेस देते हैं तो हमारी इतनी एक्सपेक्टेशन तो है ही कि ये लोग और कुछ नहीं तो समाज में कुछ बुराइयां तो रोकने की शक्ति रखेंगे। बिल्कुल। और अब तक नहीं ऐसा हो पाया। They have not lived up to the expectations. Some of them have, no doubt. इसमें मैं एक उदाहरण जरूर मुझे याद आ रहा है दीप्ति मैम, इसलिए जोड़ देना चाह रही हूँ। अभी हाल ही में एक जगह ट्रेन हादसा हुआ था और हमारी माननीय जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं वो उस घटना स्थल पर जाती हैं देखने के लिए। फिर महुआ मोइत्रा ने एक कमेंट कर दिया, कुछ बहुत ही डेरोगेटरी कमेंट था, तो उनके खिलाफ जो है उन्होंने शिकायत दर्ज करा दी कि ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ये उन्होंने तब किया जब राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन के खिलाफ उन्होंने कुछ डेरोगेटरी कमेंट्स कर दिए। पर इसी तरह के डेरोगेटरी कमेंट्स अगर एक आम महिला, एक शहीद विधवा के लिए किए जाते हैं तो कोई दिल्ली पुलिस से कंप्लेन नहीं होती है, कोई दिल्ली एलजी से कंप्लेन नहीं होती है। क्या एक हाई प्रोफाइल पोजीशन पे रहने पर ही ये संस्थाएं काम करेंगी, अन्यथा नहीं करेंगी? दीप्ति मैम, मेरे ख्याल इस पे तो कोई बात करने की भी जरूरत नहीं है, वो तो है ही। शो मी द पर्सन एंड आई विल शो यू द रूल, शो मी द फेस एंड आई विल टेल यू व्हाट टू डू। जी, ये तो शुरू से होता ही आया है, कोई आज की बात नहीं है, ये कब से चल रहा है, और सिर्फ हमारे समाज में नहीं हर समाज में चलता है। जी, तो अब देखने वाली बात तो ये है कि अब की बार ये एक ऐसे मुद्दे से जुड़ गया
जिसके हम सबके दिलों से तार निकलती है ना? तो नथिंग न्यू अबाउट इट, आई वुड से, और रादर द फ्यूचर, इन द फ्यूचर ऑल्सो वी विल सी सच थिंग्स हैपनिंग। दूसरी बात ये है कि ये जो सारी चीजें हैं ना नेहा जी, ये एक केमिकल रिएक्शन समझ लीजिए आप, जो रिएक्शन टाइम टू टाइम सोसाइटी में चलता रहता है जी। अब इस रिएक्शन के जो रिजल्ट्स हैं, दे आर नॉट लाइक अ सिंपल केमिकल इक्वेशन कि जी आज रिजल्ट आ जाएगा और समाज सुधर जाएगा। जिसको हम सुधार कहते हैं जी। वो सुधार की डेफिनेशन भी तो हर शख्स की अलग अलग है ना। अब मोइत्रा जी की डेफिनेशन ये है कि ठीक है मैं बोल देती हूँ जो मैंने बोलना है जी। और द लेडी हु वेंट टू द साइट, उनको लगा मेरी ड्यूटी है जाना, तो मैं चली गई। उधर ट्रॉलिंग चल रही है जो, अब उस ट्रॉलिंग का सोशल मीडिया पे लोग जवाब तो दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी ने नहीं रजिस्टर करी। तो इसलिए ये शेड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये तो ऊपर नीचे अपना खेल दिखाता ही रहेगा। ना ये मेरे लाइफ टाइम में बंद होगा, ना आपके लाइफ टाइम में बंद होगा, और ये जो हमारा डिस्कशन है ये भी चलता ही रहेगा। पर कहीं ना कहीं इन डिस्कशन से हम वो जवाबदेही तो तय करने की कोशिश करते हैं कि एज अ सिटीजन, एज अ जर्नलिस्ट, आई वुड आस्क अ क्वेश्चन एंड यू शुड रिस्पॉन्ड। आप नहीं दे सकते, ये आपको ऑप्शन नहीं है, आपके पास चॉइस नहीं है कि आप जवाब ना दें, आपको जवाब देना ही होगा, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, या फिर आपको उस पद पर बिठाया गया है जहाँ की कुछ ड्यूटीज बनती हैं। यस, दैट्स राइट। ये अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से है ना। अब जैसे आप कह रहे हैं कि मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ और वो जवाब मांगना आपका राइट है, नो डाउट, बिकॉज यू बिलोंग टू द मीडिया एंड यू आर द वॉइस ऑफ द पीपल। उधर मैं अपने क्लासरूम में ये बात करती हूँ बच्चों के साथ, लेकिन जब ये बात मुझे लगता है कि उनसे नहीं हजम हो रही या कोई ना कोई ज्यादा रेडिकल वॉइस आ जाती है, तो मैं डिस्कशन बंद कर देती हूँ इन द होप कि चलिए कुछ ना कुछ तो फिल्टर इन हो गया होगा ना, कहीं ना कहीं तो अवेयरनेस आ गई होगी। सो इट इज ओनली अ मैटर ऑफ बीइंग रियलिस्टिक। राइट, लेकिन चलिए आप तो यू आर प्लेइंग अ रियलिस्टिक पर्सन, लेकिन मैं क्योंकि आपके अभी तक का जो एक्सपीरियंस है एज अ एकेडमिशियन की बात कहूँ, वुमेन एक्टिविस्ट की बात कहूँ, इंग्लिश प्रोफेसर, कल्चरल एक्टिविस्ट की बात कहूँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट अफेयर्स की बात कहूँ, अब तक ये जो आपने रेडिकल शब्द का इस्तेमाल किया है ना, क्या भारत का जो समाज है इसमें रेडिकलाइजेशन या फिर इस तरह की जो सोच विचारधारा रखने वाले लोग हैं, इसमें कितना उतार चढ़ाव देखा है आपने, और अभी क्या स्थिति आप देख पा रही हैं? इसमें गिरावट या फिर इसका जो है अभी ऊपर वो जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है? बहुत ग्राफ इस सेंस में ऊपर जा रहा है जी कि मुझे उम्मीद नजर आती है आजकल की युवतियों में। जो आजकल की युवती है जी, उसका मैसेज बहुत क्लियर है कि मेरे साथ पंगा मत लो, नहीं तो जवाब मिल जाएगा। कई बार मैं देखती हूँ कि मेरे अपने जीवन में इस प्रकार के मोड़ कई आए जब मेरा भी दिल करा कि बहुत ऊंची आवाज में या हाथ उठाकर कड़ाकेदार जवाब दिया जाए, चाहे वो पर्सनल लाइफ थी चाहे प्रोफेशनल लाइफ थी। आपने अभी रेंज ऑफ एक्सपीरियंस की बात करी, तो उस एक्सपीरियंस में कई ऐसे मौके आए थे जी, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, कॉन्टेक्स्ट ऐसा था, मैंने नहीं जवाब दिया। लेकिन अब जो अपने मैं यंगर कॉलीग्स को देखती हूँ या अपने स्टूडेंट्स, तो आप उनको एंडोर्स करती हैं उनके इस एटीट्यूड को? आई फील कि ठीक है, अगर एक समाज आपकी सॉफ्ट आवाज को आपकी कमजोरी समझता है, अगर एक समाज आपकी खामोशी को सोचता है कि आप में शक्ति नहीं अपने लिए लड़ने की, तो शायद वो आवाज अब उठानी पड़ेगी, शायद उस खामोशी को तोड़ना पड़ेगा। अगर एक बच्ची को ये लगता है कि ये समाज मुझे शादी के बाद सांस नहीं लेने देगा और वो कहती है मैं नहीं शादी करवाऊंगी, तो ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। जैसे आजकल के माँ बाप को धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही है कि बच्चों की कोई जिम्मेवारी नहीं है आपकी तरफ, आपने उनको बड़ा कर दिया, पाल पोस दिया,
अगर उनका दिल करेगा तो वो अपनी जिम्मेवारी आपके प्रति निभाएंगे, अगर नहीं दिल करेगा नहीं निभाएंगे। और दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो किसी बच्चे से कान पकड़ के कह सकती है कि आप अपने माँ बाप की सेवा करें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, जो कि हमारी जनरेशन के साथ नहीं पॉसिबल था। बिल्कुल, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था दैट यस यू हैव टू टेक केयर ऑफ द वो फैमिली। सोसाइटी प्रेशर जो था उस समय था, जो कि अब कम हुआ है। वो कम हो रहा है। सो चेंज तो तो आ रहा है। यहाँ पे जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो ज़्यादा मजबूत हुए हैं और सोसाइटी इस स्टेज पर थोड़ी सी कमज़ोर पड़ी है। वुड यू अग्री विद दैट फैक्ट? Yes, I agree with this fact. This is a fact. And I am yet to see, maybe in my lifetime, I will also not see कि इसका consequence क्या होगा। क्या ये समाज के लिए अच्छा होगा? क्योंकि बीच-बीच में ऐसी पॉकेट्स भी हैं यंगस्टर्स की जो कहते हैं कि हमें 21-22 साल की उम्र में शादी करके सेटल होना है। I want a traditional lifestyle. मैं अब नहीं भाग दौड़ करना चाहता या चाहती। मैम, अगेन दिस इज इंडिविजुअल्स राइट, अगेन दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो कि हर एक नागरिक को भारत का संविधान देता है। वो किस तरह की लाइफ जीना चाहता है, वो किस तरह की जो है अपने ऑप्शंस रखना चाहता है, ये सब जो है भारत का संविधान देता है। जी, तो कहीं ना कहीं जी फ्रीडम ऑफ चॉइस जो आपने शुरू में बोला, ठीक है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, अपना चुनाव करने की स्वतंत्रता, बिल्कुल, वहीं पे ये सब कुछ आता है। बिल्कुल, चाहे वो आपकी ड्यूटी है चाहे वो आपका राइट है। जी, बहुत ही अच्छे नोट के साथ अब समय भी समाप्त हो गया। बहुत ही वंडरफुल कॉन्वर्सेशन आई हैड विद यू। दीप्ति मैम, बहुत बहुत आभार जताना चाहूँगी आपका। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इस चर्चा में शामिल होकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से। दर्शकों से अब मैं इजाज़त लेना चाहूँगी, लेकिन साथ ही साथ अनुरोध भी करना चाहूँगी कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुँचानी है तो कृपया हमें ईमेल लिखिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। धन्यवाद।